ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप कि अब की बार हमारे प्रदेश में किसकी सरकार। बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है, दूसरी और आखिरी सूची है। 47 नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में बीजेपी 43 नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के चुनाव के दौर में हमारा प्रदेश कहां खड़ा हुआ है, कौन से मुद्दे हैं, मोदी फैक्टर यहां कितना हावी होगा, इनेलो का दावा कितना मजबूत है, कांग्रेस पार्टी की हैसियत फिलहाल क्या दिखाई दे रही है, क्या वो तीसरी बार सरकार बनाने का मादा रखती है या नहीं, और नए राजनीतिक दल, नई राजनीतिक पार्टियां किसका खेल बनाने बिगाड़ने में सक्षम है। हम बहुत जल्दी से अपने पैनल से एक बार फिर से आपका परिचय करा दें। आज इस बहस में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी हैं। हमारे साथ ललित बंसल साहब हैं, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संपादक हरिभूमि ओमकार चौधरी साहब हैं, संपादक इंडिया न्यूज हरियाणा। अमित आर्या हमारे साथ इस चर्चा में है। चंडीगढ़ से भी एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ बेहद सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल साहब हैं, रमेश गौतम साहब हमारे साथ बेहद सम्मानित पत्रकार मौजूद हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ हैं। हम गौतम जी आपके पास आना चाहेंगे। पिछली बार आवाज नहीं आ रही थी, हम जरा ये जानना चाहते हैं आपके नजरिए से कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी का फैक्टर कहां पर खड़ा होगा। क्या वाकई जो दांव लगा है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लगा है, विपक्षियों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी? मुझे जब ये बात उठती है या चर्चा आती है कि नरेंद्र मोदी सफल होंगे या नहीं, कर्नाटक में होंगे कि नहीं, बिहार में होंगे कि नहीं, यूपी में होंगे कि नहीं, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी एक केंद्रीय भूमिका में अपने आप को 100% पास करके दिखा दिया। अब रह जाती है बात राज्यों के नेतृत्व की। हर जगह नरेंद्र मोदी का नाम लेने की प्रथा या ललक या इच्छा भाजपा के स्टेट लीडरशिप को क्यों हो रही है, और इसी का परिणाम है कि इन्होंने अभी अभी नुकसान उठाया है इन बाई इलेक्शंस में, इन उपचुनाव में। ठीक है, ये आपको अपने आप को इतना सक्षम नहीं कर पाते। ये तो कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी के नाम पर सारे देश में वोट मांगे जाएं, सरकार बन जाए, वहां से वो किसी को मुख्यमंत्री बना के भेज दें या थोप दें, तो ये तो वही चाहते हैं। अब सवाल ये है कि नुकसान हुआ है बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, कोसा नरेंद्र मोदी को जा रहा है। अब हरियाणा में भी वही, मुझे लगता है हरियाणा में भी वही करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि राज्य स्तर, हरियाणा में राज्य स्तर पर भाजपा के पास में हमेशा से नेतृत्व में कमजोरी रही है, क्योंकि भाजपा कभी भी अपने पैरों कोई चुनाव नहीं लड़ पाई। अभी बंसल साहब थोड़ी देर बाद पहले कह रहे थे कि कभी चौधरी देवीलाल की बैसाखी पर, कभी ओम प्रकाश चौटाला की, कभी चौधरी बंसीलाल की। ये पहली बार हुआ है कि वो 90 की 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं जी। तो अब इस सवाल ये है कि फिर इनको जिता के लाने का भी जिम्मेदारी इनकी अपनी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी का प्रयोग करे, वो प्रधानमंत्री है, सर्वमान्य नेता है, सब कुछ है, लेकिन ये पूछा जाना या हम ये इस बात पर बहस करें कि इसमें हरियाणा में नरेंद्र मोदी सफल होंगे कि नहीं, कल को हम कहेंगे कि साहब J&K में सफल होंगे कि नहीं, या झारखंड में सफल होंगे कि नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी के साथ में अन्याय है भाई। इससे हमें इन लोगों को बचना चाहिए। नहीं तो हम ये जानना चाहते हैं गौतम साहब कि हरियाणा के संदर्भ में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव क्यों लड़ रही है? स्वाभाविक तौर पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका चेहरा बनता है, लेकिन हरियाणा में खास तौर पर ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास नेतृत्व के तौर पर एक वैक्यूम है जिसे भरने की कोशिश मोदी के चेहरे से की जा रही है, और इसलिए हरियाणा के खास परिप्रेक्ष्य में यह सवाल उठ जाता है गौतम साहब।
तो मैं उसी वैक्यूम की तो बात कर रहा था कि यहाँ लीडरशिप का वैक्यूम रहा है हमेशा से। तब क्या ये कोई फिर नुकसान leadership पहुंचा डॉक्टर जाएगा? मंगल सेन के बाद कोई गौतम साहब, तब क्या बहुत सारी अच्छाइयों के बावजूद ये बात नुकसान पहुंचा जाएगी? मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये जो चुनाव आए हुए अभी बाई इलेक्शंस के जो नतीजे आए हैं उससे ऐसा साफ हुआ है कि देश का मतदाता जो हरियाणा में चलता है छोटी वोट और बड़ी वोट, वो अंतर करना देश भी सीख गया है। हरियाणा तो पहले से जानता है बड़ी वोट का मतलब है लोकसभा और छोटी वोट का मतलब है विधानसभा। जैसे चौधरी बंसीलाल कहा करते थे जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने कि मैंने तो अटल जी से कहा कि बड़ी कुर्सी आप ले लो, मुझे तो छोटी कुर्सी दे देना, यानी मुख्यमंत्री बना लेना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नुकसान हो सकता है और आप कांग्रेस को या इनेलो को या जो अभी जो 2-3 नई रीजनल पार्टियां छोटे स्तर वाली पार्टियां आई हैं अभी जी, आप इनको एकदम दरकिनार या हाशिए में नहीं कर सकते। आप इनको इनका भी वोट शेयर होगा और ये नुकसान बीजेपी का होगा। इनका भी वोट शेयर है, 1% हो, आधा % हो, 1.5% हो, इनका वोट शेयर है। आप 1% वोट शेयर 2% का नुकसान या फायदा करता है। इसलिए अभी ये कह देना कि साहब 90 की, चूंकि बीजेपी ने पहल कर ली, कार्यकर्ताओं को उन्होंने ज़्यादा दिया, महिलाओं को ज़्यादा दिया, युवकों को ज़्यादा दिया, जाति समीकरण बैठाए, खाप देखी और मंदिर देखे, मस्जिद देखी, सब कुछ देखी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मोदी हर जगह आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गठवाला खाप को भी आके कह देंगे, वो कंडेला खाप को भी आके कह देंगे या वो किसी और खाप को भी आके कह देंगे। ये तो एक मतलब है कि विचित्र सी बात। और गौतम साहब, इसीलिए कहा जाता है कि हरियाणा थोड़े से अलग राजनीतिक मिजाज का प्रदेश है। यहाँ सियासत और खासतौर से सत्ता की सियासत बहुत सारी दूसरी चीजों पर तय होती है। कौशल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। हालांकि गौतम साहब ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को हर जगह आंकना थोड़ी सी जाती है उनके साथ, लेकिन चूंकि हमारे प्रदेश में बीजेपी एक अलग तरह का प्रयोग कर रही है, एक वैक्यूम अलग तरह का है, हमारे प्रदेश की राजनीति भी अलग तरह की है। हरियाणा में बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इनको कहां खड़ा हुआ देखते हैं आप? गौतम साहब की बात का आप समर्थन करेंगे या आपको लगता है कि नहीं, जब भी चर्चा होगी, जब भी पैमाना किया जाएगा, तौला जाएगा, तो फिर वो मोदी लहर को ही तौला जाएगा? क्योंकि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक बीच में बाई इलेक्शन भी आ गए, हम उसी चर्चा पर टिके रहे, उसी को तौलते रहे। देखो राजीव, जैसे गौतम जी ने कहा है, उससे पहले रिक्तता की बात मैंने भी कही है कि वैक्यूम भरने की बात हमने भी कही है ऐसे ही। तो सहमति उनकी है, हमारी भी है उनकी बात के साथ। अब दूसरी बात जो है, जो एक सिद्धांतवादी बात करी जा रही है कि बहुत अच्छी बड़ी संतुलित सूची है हर तरह से। अगर ये संतुलित सूची है तो इसमें जो प्रश्न वो लोग जिन्होंने वंशवाद का जो अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटी को या किसी रिश्तेदार को टिकट दिलवाना चाहते थे, उनके जहन में ये प्रश्न तो जरूर होगा कि भाई यहाँ पे दोहरे मापदंड सिद्धांत के क्यों हैं? अगर पार्टी बहुत ही आदर्शवादी ढंग से टिकटें बांट रही है, किसी का साथ कोई अन्याय नहीं, संतुलित बनाना चाहती है, तो फिर दल बदलुओं को भी ना लेते। एक बात। लेकिन हमारे एक सहयोगी ने कहा कि विनेबिलिटी देखी जाती है, इसलिए लिए गए हैं दल बदलू। तो अगर विनेबिलिटी देखी जाती है तो जो एक दूसरे सहयोगी ने कहा था, गौतम साहब ने ही कहा था, कि जो वंशवाद में जो लोग वर्षों से, दशकों से काम कर रहे हैं, उन्हें अपने बच्चे भी साथ में लगा रखे हैं, कोई बाहर से फॉरेन से नहीं आए हुए, वो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, या जो उसकी राव इंद्रजीत की लड़की है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपना एक मंच बनाया, उसकी वो अध्यक्ष बनी है। तो इस तरह से अगर वो हम सिद्धांत बनाएं कि बड़ी सिद्धांतवादी तरीके से, आदर्शवादी तरीके से किया गया है, तो उन लोगों के जहन में जो अपने संबंधियों को टिकट चाहते थे, उनके मन में कष्ट जरूर होगी। एक बात। दूसरा,
ठीक है, वो अनुशासित तरीके से, क्योंकि पार्टी अनुशासित है, थोड़ा बहुत विद्रोह होगा, इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जितने तन मन से, धन से वो लोगों ने प्रयास करने थे आगे के लिए, हो सकता है कि उनका थोड़ा बहुत हाफ हार्टेडली उसमें चुनाव में काम उनका हो सकता है, जो लोग जिनको नहीं मिले, उनके रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिले। तो इस तरह की जो बातें हैं, संतुलित इस सूची को कह सकते हैं। अगर आप दल बदलों वाले बात को नकार दें कि ठीक है, तो फिर ये संतुलित कह लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से विनेबिलिटी देखी गई है। मैं अपने सहयोगी के साथ सहमत हूं, इसलिए दल बदलों को खुले तरीके से पहले भी टिकट दिए गए थे और अब भी, और मेरा ख्याल है कि कम से कम पूरी सूची में 25 के करीब ये जो है 20 और 25 के बीच में दल बदलूं को टिकट बनते हैं। तो इस लिहाज से अगर सहयोगी इस बात से सहमत है, क्योंकि दिल्ली वाले पैनल की मेजोरिटी है, हाँ। तो बहुमत उनके साथ है। ठीक है सर, हम उनका बंसल साहब आपकी बात पर बंसल साहब एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहते हैं, हम उनकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन पहले हम जरा संजय के पास जाएंगे। कई बार जब हम चर्चाएं करते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, जब हम चर्चाएं करते थे तो बार बार विश्लेषण में एक बात निकलकर सामने आती थी कि हम सैद्धांतिक राजनीति का बहुत ज्यादा बोझ कहीं आम आदमी पार्टी पर तो नहीं डाल देते हैं। कई बार ये बात चर्चा में निकलकर सामने आई और अब ऐसा ही लग रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी पर शायद जरूरत से ज्यादा सिद्धांतवादी होने या बनने का आज की व्यवहारिक राजनीति के बावजूद हम बोझ या दबाव डाल रहे हैं। बहरहाल विश्लेषकों में चर्चाएं लगातार जारी रहती है। संजय, हम एक अलग सवाल के साथ आपके पास आ रहे हैं। हम दो सवाल जानना चाहते हैं, समय थोड़ा कम बचा हमारे पास। इंडियन नेशनल लोकदल इस वक्त प्रदेश में कहां खड़ी है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल चौंकाने वाले परिणाम दे सकती है जितने दावे किए जाते हैं? क्या इंडियन नेशनल लोकदल 10 साल का वनवास सत्ता का खत्म करने में कामयाब हो सकती है? और जो नए राजनीतिक दल हैं उनकी भूमिका क्या होगी? संजय, ये आपने दोनों प्रश्न, मैं इन्हें जोड़ के इनके जवाब देना चाहूंगा। ये जो नए राजनीतिक दल हैं, वो सारे दल एक बीएसपी को छोड़ के बीजेपी के वोट्स को नुकसान कर रहे हैं। इस हालत में अगर वो जो जितना भी वोट काटते हैं वो बीजेपी को काफी बड़ा उसका नुकसान होगा। बीजेपी से शायद मिसकैलकुलेशन हो गई और ये बाई इलेक्शन के बाद उन्हें ज्यादा रियलाइज हो रहा होगा कि उन्हें अपने साथी नहीं छोड़ने चाहिए थे, उन्हें एक सोशल कोएलिशन बनाना चाहिए था जो ताकतवर हरियाणा की कास्ट है उसके अगेंस्ट, जो कि हरियाणा लोकसभा इलेक्शन में दिखा। लेकिन इसके बाद इसी वजह से लोकदल को फायदा ये होता है कि वो लगभग 24 से 26-25% वोट, वो जब उनकी 9 विधानसभा में सीट आई थी और उनकी 32 आई है, इसके बीच में उनका वोट टूटता नहीं है। और इसके बावजूद कि चौटाला साहब जेल में है, अजय जेल में है, उसके बावजूद भी जो उनका कार्यकर्ता है वो वोट नहीं टूटा। मुझे ऐसा लगता है आज की स्थिति में अगर किसी के पास कोई ठोस वोट है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। सवाल बनता है कि अब उनने जो कैंडिडेट उतारे, होता यह है कि आपके पास एक खास वोट है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें ऐड करते हैं नए सोशल ग्रुप्स को ऐड करके। तो आईएनएलडी इस मामले में उनकी समझ काफी अच्छी है और उन्होंने जो सोशल कोएलिशंस तैयार किए हैं, मैं मानता हूं कि अब ये जो प्रतिस्पर्धा है बीजेपी आईएनएलडी के बीच में है। और आईएनएलडी, हालांकि हम कांग्रेस को इस सेंस में अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते कि एक वर्ग ऐसा है जो बहुत बड़ा है और जो लगभग और किसी के पास नहीं जाता है, वो है शेड्यूल कास्ट, 21-22% वोट है। तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की कैलकुलेशन में कांग्रेस पीछे रह जाए, लेकिन आईएनएलडी का जो समर्थक है और जो उसका जो वर्कर है वो सबसे ज्यादा आक्रामक है, उसके पास सीधी लाइन है, वो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सरकार को वो घेरते रहे। तो मेरी समाज में जो नॉन कांग्रेस स्पेस है जी, उसमें वो अपने आप को पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में बैठाए हुए हैं। इसका एक और संदर्भ है जो शायद मुझे नरेंद्र मोदी जी से देखना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में संजय, बहुत संक्षेप में, हमें अपने पूरे पैनल की राय लेनी है जी। उसमें स्थानीय सोशल टेंशंस, इसमें एक सोशल, हर स्टेट का एक सोशल फैब्रिक होता है जिसमें कोई ताकतवर ग्रुप होता है और कोई सत्ता से छूटा हुआ ग्रुप होता है। तो हरियाणा के संदर्भ में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अगर आप रैलिंग पॉइंट बना पाए जो नॉन जाट सेगमेंट का है, वो मुझे लगता है पूरी तरह इस बात से लोग कन्विंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको स्टेट में कोई ना कोई उतारना पड़ेगा इस मैसेज को देने के लिए। जी ठीक है। डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी, आप क्या समझते हैं
इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके बारे में तमाम दावे हैं, तमाम विश्लेषक अलग अलग तरह की राय रखते हैं, लेकिन सब इस बात पर कॉमन है कि उनका एक संगठन है, उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। इस बार उनका दावा कितना मजबूत है, और जो नए राजनीतिक दल हैं, क्योंकि एक कॉमन बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जो नए राजनीतिक दल जितना भी नुकसान करेंगे वो बीजेपी का करेंगे, इनकी भूमिका क्या रहने वाली है? देखिए, मैं संजय जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये ठीक है, मजबूत पार्टी है, इलेक्शन लड़ रही है, इनका संगठन भी अच्छा है, परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके कार्यकर्ता इनको छोड़कर भागे। और इनमें से 4 तो ऐसे हैं जो विधायक थे। स्वतंत्र वाला चौधरी फतेहाबाद से विधायक थी, वो देखिए आप बीजेपी की टिकट पर लड़ रही। इसी प्रकार आप इसराना से देख लीजिए, कृष्ण पवार है। इसी प्रकार आप सढौरा से देखिए, बलवंत सिंह है। सुभाष कत्याल पूर्व विधायक थे इनके, मंत्री भी रहे हैं, वो भी बीजेपी में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि टूटन फूटन तो हुई है, और उसकी भरपाई ये कैसे कर पाएंगे? सिर्फ ये कहने से कि हम मजबूत हैं और हम अपने नेता के पीछे खड़े हैं और हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं, सरकार बनने वाली नहीं है। ये निश्चित रूपेण से ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी पूर्णतया बहुमत में ना आए, और यदि वो ना आई तो क्योंकि कांग्रेस विरोधी है दोनों के दोनों, बीजेपी और चौटाला पार्टी इनेलो भी, तो दोनों मिलकर सरकार बनाएं। सिर्फ इसी उम्मीद के अंदर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ओमकार चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को इतना अंडर एस्टिमेट किया जाना चाहिए? क्या वाकई जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो इस बात के इंतजार में है कि बीजेपी बहुमत तक न पहुंच जाए, बजाय इसके कि वो अपने बहुमत का दावा कर रहे हैं? देखिए, एक बात नहीं भूलनी चाहिए राजीव, 2004 से INLD का डिक्लाइन शुरू हुआ था। 2004 के लोकसभा चुनाव में उसको कोई सीट नहीं मिली, 2009 के लोकसभा चुनाव में उसको कोई सीट नहीं मिली, 2009 के विधानसभा चुनाव में उसकी वापसी हुई, 31 सीट जीती और 1 सीट शिरोमणि अकाली दल ने जीती। तो आप कह सकते हैं कि उसका बेस्ट परफॉर्मेंस 2004 के बाद विधानसभा चुनाव में 2009 में हुआ। 2004 में तो वो 9 सीटों पर सिमट गई थी, नेता प्रतिपक्ष का जो पद था वो भी नहीं मिल पाया था, और उन 9 सीटों में भी केवल रोड़ी वाली सामान्य सीट थी, 8 सीटें तो सुरक्षित थी। तो INLD के सामने इस समय जीवन मरण का संकट है। जो पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर हो और जिस पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भगदड़ सी मच गई हो, जिस पार्टी के सेनापति और उप सेनापति पार्टी के साथ ना हो चुनाव के समय, उस पार्टी की हालत बड़ी खराब है। और ये बात ठीक है कि उन्होंने एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की है। दलील चौधरी साहब ये देते हैं कि हमने मोदी वेव में 2 सीटें जीत कर दिखाई हैं, हमने 10 साल का वनवास खत्म कर लिया, अब तो हमारे पास और ज्यादा ताकत है, अगर हम 2 जीत सकते हैं तो इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खूब ताल ठोक कर ये दावा किया जा रहा है। राजीव, ये बताइए कि वो 2 सीटें कहाँ की हैं? एक सिरसा की है, एक हिसार की है, और उनका मार्जिन कितना है जो जीत का है? बाकी हरियाणा, क्या सारा हरियाणा सिरसा और हिसार तक सिमट जाता है? ऐसे बहुत सारे जिले हैं, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। 90 सीट क्षेत्रों में से INLD को कितने क्षेत्रों में बढ़त मिली है? केवल 16 क्षेत्रों में। तो आप ये दावा करें कि साहब हमने वापसी कर ली है मोदी के विरोध के बावजूद, ये बड़ा बचकाना दावा है। और केवल आप तो मोदी का तो समर्थन करते रहे उस हिसाब से। हाँ, मतलब मोदी के विरोध में थोड़ी थे, उन्होंने तो कहा था कि हम तो मोदी के नाम से वोट, मोदी के नाम से। तो मैं ये कहता हूं कि INLD के लिए ये जीवन मरण वाला चुनाव है, और इस चुनाव में भी अगर INLD की वापसी नहीं होती है तो आप ये तय मानिए कि पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकट खड़ा होने वाला है। पार्टी के लिए बड़ा गंभीर संकट। हम बहुत 2 छोटी सी टिप्पणियां पवन बंसल साहब से और ललित बंसल साहब से। ललित बंसल साहब, जो नए राजनीतिक दल हैं, जो नया गठबंधन है, ये किस हैसियत में है, और सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए राजीव, नए गठबंधन में जो सामने आए हैं हजका और जो विनोद जी का राजनीतिक दल है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है जो मुझे लगता है कि वो कुछ सीटें निकाल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि वो कुछ नुकसान कर सकते हैं, और नुकसान किसका होगा? हजका ने बड़ी कोशिश की आखिरी दम तक
गठबंधन बचाए रखने की, लेकिन वो असलियत से भागते रहे और अंततः उनको असलियत का सामना करते हुए बाहर होना पड़ा और मजबूरन बाहर होना पड़ा। अब वो ये ताल भले ही ठोके कि वो कुछ कर दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे माहौल में कुछ सीटें निकाल पाएंगे। कुछ सीटें निकाल पाएंगे। पवन बंसल साहब, वो सीटें निकाल पाएं अथवा ना निकाल पाएं, लेकिन जैसा कि गौतम साहब कह रहे थे कि अगर वो 0.5%, 1%, 2% वोट भी ले जाते हैं तो ये बीजेपी का नुकसान होगा। और क्या ये नुकसान बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है? देखिए राजीव जी, 3 मुद्दे मैं संक्षिप्त में बताऊं। एक मोदी फैक्टर की चर्चा बहुत हो रही है, दूसरा इनेलो का भविष्य और तीसरा अन्य राजनीतिक दल का क्या भूमिका रहेगी। मेरा ये मानना है मोदी के अलावा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब सांसद थे वो कहते हैं मैं क्षत्रिय बिरादरी का नेता हूँ, और वो हमेशा रोहतक शहर की गैर जाटों की वोटों से जीते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा मैं जाट पैदा हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ, और उन्होंने जो क्षेत्रवाद किया, उनके राज्य भ्रष्टाचार फैला। वो कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की जमीन एक्वायर करके रोहतक में भी बिल्डरों को दे दी, उससे उनके खिलाफ बड़ा जबरदस्त रोष है। और जहाँ तक आपने इनेलो की बात की, ये चौधरी साहब भी सही कह रहे हैं कि भाई उनमें पहले, और आर्य साहब ने भी कहा, अरे पहली बार ऐसा हुआ चौटाला जैसी पार्टी में जो इतने उनका अंकुश रहता था, लोग विद्रोह कर जाएं मतलब कि और पार्टी छोड़ जाएं, इसका मतलब उनकी ग्रिप पार्टी में टूट गई है, कमजोर हो। और अब जहाँ तक बात है जाटों की, जाट विभाजित है, देशवाली बेल्ट, बागड़ी बेल्ट। देशवाली बेल्ट में रोहतक सोनीपत जजर आते हैं, वहाँ हुड्डा का वर्चस्व था, लेकिन वहाँ भी भाजपा ने सोनीपत में और उसमें अच्छे जाटों को टिकट दे के वो कर लिया, और भिवानी में, और बागड़ी बेल्ट जहाँ पे ये भिवानी कैथल, ये फतेहाबाद, सरसा वगैरह आते हैं, वहाँ भी उन्होंने जाट कैंडिडेट को टिकट दे दी। अब तीसरी बात जो आपकी आती है कि भी ये अन्य राजनीतिक दल किसका नुकसान करेंगे, चर्चा चल रही है भाजपा का नुकसान करेंगे। ये जितने अन्य राजनीतिक दल हैं सब गैर जाट वोटों पर आधारित है, मुख्यतः तौर पे इनका वोट बैंक वही है। अब 18 वर्ष से हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री चल रहा है, और हरियाणा में कास्ट का बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। तो मैं नहीं मानता कि ये जो गैर अन्य राजनीतिक दल हैं, इनके उसमें चक्कर में आके गैर जाट मतदाता अपने वोट को खराब करेंगे। ठीक है, हमारे सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ में भी हमारे जो खास मेहमान हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भविष्य के गर्भ में और बहुत सारे सवाल हैं आज की चर्चा में। जैसा कि बंसल साहब ने इशारा किया कि अब हरियाणा में 2 फैक्टर हैं, इस चुनाव में मोदी फैक्टर ज्यादा कारगर होगा या फिर हुड्डा फैक्टर ज्यादा कारगर होगा। हंग असेंबली हरियाणा में होगी या फिर हरियाणा की जनता एक साफ जनादेश इस बार सामने रखेगी। चुनाव में क्या होगा, ये चर्चाएं लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर चलती रहेंगी।